नमस्कार। विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से मैं रश्मि परमार, प्रवक्ता गणित, आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक गणित के प्रथम अध्याय समुच्चय के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। हमारी चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय का निरूपण किस प्रकार किया जाता है? गणित में प्रयोग होने वाले समुच्चय कौन-कौन से हैं जो हम कक्षा 11, 12 व अन्य उच्च कक्षाओं में पढ़ते हैं? एप्सिलॉन का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार किया जाएगा? रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? परिमित, अपरिमित समुच्चय किसे कहा जाता है? और अंत में है हमारा इन समुच्चयों का उपयोग हम कहाँ पर किस प्रकार करते हैं? समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय सुपरिभाषित किस प्रकार होता है? अब सुपरिभाषित कहने का अर्थ है जिसकी परिभाषा सभी के लिए समान हो। जैसे हमने कहा विद्यालय के 5 सर्वश्रेष्ठ बालकों का समूह। यहाँ पर हमारे लिए विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ 5 बालकों का समूह बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इन सर्वश्रेष्ठ बालकों की जो परिभाषा है हमने पूर्ण रूप से नहीं दी है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बालक खेल की गतिविधियों में भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हो सकते हैं एवं पढ़ाई में भी वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, जिसके लिए परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। तो इन बालकों का समूह हमारे लिए बनाना संभव नहीं है। अब हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं। विद्यालय के 5 सर्वाधिक अंक पाने वाले बालकों का समूह। विद्यालय में 5 ऐसे बालक जिन्होंने परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाए हैं, उनका समूह बनाना हमारे लिए संभव है। तो यह परिभाषा हमारे लिए, आपके लिए और सभी के लिए एक समान है। इसीलिए यह एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। तो इसे हम एक समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। इसके पश्चात है हमारे पास कुछ उदाहरण। विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का समूह। विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का समूह बनाना भी संभव हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो परिभाषा है आपके लिए, मेरे लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होगी। अगला उदाहरण देखते हैं। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। जब हम सभी समपूर्णांकों के समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जितने भी हमारे पूर्णांक हैं उनको हम सूचीबद्ध के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए इनका समूह बनाना संभव है, इसीलिए इनका एक समुच्चय बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अगला उदाहरण है हमारे पास जे अक्षर से आरंभ होने वाले महीनों का समुच्चय, समूह बनाना इनका भी बहुत आसान है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हमारे पास महीने हैं जनवरी, फिर है हमारे पास जून और जुलाई। तो इनका समूह हम आसानी से बना पा रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का समुच्चय है। अब हम देखते हैं कि समुच्चय को किस प्रकार निरूपित हम करेंगे। अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि विद्यालय के 5 सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले बालकों का आपने समूह बनाना है। तो उस समूह में
जो हम बालकों के नाम सम्मिलित करेंगे, उन 5 बालकों के नामों को हम अवयव, वस्तु या सदस्य कहेंगे। इसके पश्चात हमने जब समुच्चय बना लिया है, तो उस समुच्चय का हमने कुछ नाम लिखना है। तो उसको हम जो समुच्चय का नाम प्रदर्शित करते हैं, उसे हम निरूपित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में। ए, बी, सी, आप उसको एक्स, वाई इस तरह का नाम दे सकते हैं। इसके बाद नाम तो हमने उसका दे लिया है, अब हम उस समुच्चय को लिखेंगे किस प्रकार? तो इन अवयवों को जो हमने कक्षा 11 के सर्वश्रेष्ठ 5 बालकों को ले रखा है, उनको हम सूचीबद्ध करके मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। तो वह इस प्रकार से लिखा जाएगा। ए बराबर, अगर हमारे समुच्चय का नाम हमने कैपिटल ए लिखा है, तो हम ए बराबर मंझला कोष्ठक बनाएंगे और उसके अंदर उन बालकों का नाम हम इस तरह से कॉमा कॉमा लगाकर मंझले कोष्ठक के अंदर इसको हम बंद कर देंगे। अब अगर हमें माना कि समुच्चय के रूप में अगर हम समूह में अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को ले रहे हैं, तो हम छोटे अक्षरों को सूचीबद्ध करके इस मंझले कोष्ठक के अंदर समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। तो वह इस प्रकार से लिखा जा सकता है, x बराबर ए, ये आपके अवयव हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के रूप में लिखे गए हैं और इस तरह से मंझले कोष्ठक के अंदर इसको हम बंद कर देंगे। इसके बाद आता है कि हमारे गणित में प्रयोग होने वाले समुच्चय, सामान्य तौर पर जब हम उनका उपयोग करते हैं, कक्षा 11 में हम पढ़ेंगे उन्हें, कक्षा 12 में भी हमारे पास समय समय पर इस तरह के समुच्चय हमारे सामने आएंगे, उन पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो वह कौन कौन से समुच्चय हैं जिनको हम पढ़ेंगे? हमारे पास है कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो कैपिटल एन के द्वारा निरूपित की जाएंगी। इसके पश्चात है जेड। जेड यानी पूर्णांकों का समुच्चय। जितने भी पूर्णांक हैं सब सूचीबद्ध करके जेड के रूप में लिखे जाएंगे। यानी अगर आपके पास प्रश्न में कहीं लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, तो x बिलोंग्स टू कैपिटल जेड का मतलब है आपने कोई एक पूर्णांक लेना है। इसके बाद है हमारे पास z प्लस, यानी धन पूर्णांकों का समुच्चय। जितने भी हमारे धन पूर्णांक हैं वो z प्लस के द्वारा निरूपित किए जाएंगे। z माइनस का मतलब है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। इसी तरह से r कैपिटल R यदि लिखा है तो इसका अर्थ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r प्लस यानी कि धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और इसी प्रकार से r माइनस यानी कि ऋण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और q यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब हम पढ़ेंगे कि यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का उपयोग कहां पर किस प्रकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए हमने एक समुच्चय A लिया है जिसके कि अवयव हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। जैसा कि यह समुच्चय का नाम हमने कैपिटल ए के रूप में लिखा है और इसे सूचीबद्ध करके हमने मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है। अब हमारे पास जैसा कि हम देख रहे हैं जो 3 है, इस समुच्चय का एक अवयव है। 3 इस ए समुच्चय में सम्मिलित है, इसका एक अवयव है, तो हम इसे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू
ए, क्योंकि जो 3 यानी कि 3 ए का एक अवयव है। तो ये हमारा जो चिन्ह होता है इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। इसके पश्चात आप देखिए कि जो 6 संख्या है हमारे समुच्चय ए में सम्मिलित नहीं है, ए का एक अवयव नहीं है, तो वहां पर हम लिखेंगे 6 यानी कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू को हम इस तरह से एप्सिलॉन का चिन्ह बनाकर इस तरह से उसको क्रॉस कर देंगे। तो इसका अर्थ है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 6 ए का एक अवयव नहीं है। अब है हमारे पास रिक्त समुच्चय। रिक्त जैसा कि शब्द है, इसका अर्थ है खाली, यानी वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम खाली मंझली कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मंझले कोष्ठक लिखेंगे और उसके अंदर हम कोई भी अवयव प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ है कि यह एक रिक्त समुच्चय है। अन्य विधि इसको प्रदर्शित करने की है कि हम इसे पाई द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगर हम कोई भी एक समुच्चय ए बराबर पाई इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका अर्थ है यह एक रिक्त समुच्चय है और इसमें कोई भी अवयव नहीं है। उदाहरण के लिए हम एक समुच्चय लेते हैं x, such that x संख्या 2 से छोटी समप्राकृत संख्या है। 2 से छोटी समप्राकृत संख्या, जैसा कि समुच्चय की परिभाषा के रूप में हमने परिभाषित कर रखा है इसको कि 2 से छोटी समप्राकृत संख्या, क्योंकि 2 से छोटी कोई भी समप्राकृत संख्या नहीं होती है, इसीलिए यह एक रिक्त समुच्चय है और इसे हम इस तरह से a बराबर खाली कोष्ठक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसको हम a बराबर फाई भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि रिक्त समुच्चय को निरूपित करता है। अब इसके पश्चात हम आते हैं परिमित एवं अपरिमित समुच्चय। पहले हमारे पास परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का अर्थ है जिसकी संख्या निश्चित है, जिसमें अवयवों की संख्या आप कोष्ठक के अंदर सूचीबद्ध करके पूर्ण रूप से लिख सकते हैं, तो वह एक परिमित समुच्चय है। या कोई एक रिक्त समुच्चय, वह भी परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है। तो एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसा हमने लिया था कक्षा 11 के 5 सर्वश्रेष्ठ बालकों का समुच्चय जिनके अंक सर्वाधिक थे, तो हम उनको सूचीबद्ध करके 5 बालकों के नाम हम लिख सकते हैं, तो यह एक परिमित समुच्चय है। अन्य उदाहरण है हमारे पास अपरिमित समुच्चय। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि हम ले लें n, यह है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें हम जो अवयव लिखेंगे वो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वो निश्चित तो है नहीं, अपरिमित है, तो हम उसको इस तरह से डॉट डॉट के द्वारा कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे, तो यह है एक अपरिमित समुच्चय। अब हम देखेंगे कि समुच्चय निरूपण की विधियां कौन-कौन सी होती हैं। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में हम सभी अवयवों को सूचीबद्ध करके लिखते हैं, तो यह एक रोस्टर विधि हो गई। जैसा कि n बराबर
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, हमने इसको इस तरह से सूचीबद्ध करके लिखा है 1 2 3 4 और इस तरह से मंझले कोष्ठक के अंदर हमने सूचीबद्ध करके इसको बंद कर दिया है। अब इसी को हम समुच्चय निर्माण के रूप में देखिए किस तरह से लिखेंगे। n बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। हम इसे भाषा के रूप में लिख रहे हैं, प्राकृत तो यह है समुच्चय निर्माण। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इन समुच्चयों का उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं। हम कक्षा 11 में अगला भाग जो हमारा अध्याय होगा वो संबंध एवं फलन का है, वहां पे हम समुच्चयों का उपयोग करेंगे। ज्यामिति में समुच्चयों का उपयोग होता है। इसी तरह से अनुक्रम एवं श्रेणी जो कि कक्षा 10 में भी पढ़ी गई थी, उसी प्रकार से कक्षा 11 में भी पढ़ी जाएगी, तो उसमें भी हम सूचीबद्ध करके अवयवों को लिखते हैं। तो अनुक्रम एवं श्रेणी में इनका उपयोग होता है। और प्रायिकता, जैसे कि कक्षा 11 के आखिरी अध्याय हमारे पास प्रायिकता क्या है, तो वहां पर भी जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता को जब हम नोट करते हैं तो उसको भी हम सूचीबद्ध करके लिखते हैं। तो वहां पर भी हमारे पास समुच्चयों का उपयोग होता है। अब हम अपने पढ़े गए अध्याय का मूल्यांकन करते हैं। हमारे पास एक समुच्चय A है जिसके की अवयव हैं ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अपरिमित संख्या है इन अवयवों की। तो हमने मझली कोष्ठक के अंदर इसको बंद किया हुआ है। पहला प्रश्न है कि दिया गया समुच्चय परिमित है अथवा अपरिमित। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो यह एक अपरिमित समुच्चय है। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। दो प्रकार की विधि थी, एक थी रोस्टर विधि और दूसरी थी समुच्चय निर्माण विधि। तो हमारे को रोस्टर रूप में प्रश्न दिया गया है और इसी को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक पूर्णांकों का समूह है। सूचीबद्ध करके सारे के सारे पूर्णांक मझली कोष्ठक के अंदर लिखे गए हैं। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे x सच दैट x एक पूर्णांक है। अगला प्रश्न है कि आपको एप्सिलॉन का चिन्ह यहाँ पर भरना है कि यह अवयव बिलोंग्स टू है कि डज नॉट बिलोंग्स टू है। जैसा कि आप देख सकते हैं समुच्चय जो दिया गया है वह एक अपरिमित समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो 7 एक पूर्णांक है जो कि समुच्चय में सम्मिलित है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 बिलोंग्स टू ए। 7 ए का एक अवयव है। इसी तरह से हमारे पास अगला प्रश्न है, रिक्त समुच्चय का कोई एक उदाहरण दीजिए। हमें रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण देना है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसे समुच्चय का उदाहरण देना है। तो हमने एक उदाहरण ले लिया है समुच्चय निर्माण रूप में x such that x एक प्राकृत संख्या है जो कि 2 से छोटी और 5 से बड़ी है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 से छोटी और 5 से बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अपने सत्र में हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार से है कि समुच्चय कहते किसे हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं, उनका नाम लिखते हैं। मंझले कोष्ठक के अंदर सूचीबद्ध करके अवयवों को हम
लिखते हैं। गणित में प्रयोग होने वाले समुच्चय कौन कौन से हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था, गणित में प्रयोग होने वाले समुच्चय हैं कैपिटल एन, कैपिटल आर, यानी कि आर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, एन यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जेड यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार से अन्य समुच्चय जो हम सामान्य तौर पर हम पढ़ते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। एप्सिलॉन का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा? रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? परिमित, अपरिमित समुच्चय कौन कौन से होते हैं? और जो समुच्चय हमने पढ़े हैं उनका उपयोग हम कहाँ पर और किस प्रकार से करते हैं? इसके पश्चात हमने अपने इस पढ़े गए अध्याय का मूल्यांकन किया और अंत में आपके लिए गृह कार्य है, जिसमें आपके पास 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। पहला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को सूचीबद्ध तथा समुच्चय निर्माण रूप में आपने लिखना है। आपकी कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं आपने सूचीबद्ध करके उनको लिखना है और उसके पश्चात समुच्चय निर्माण रूप में भी उनको लिखना है। अगला प्रश्न है, जो समुच्चय आपने अभी प्रश्न 1 में बनाया है, उक्त समुच्चय को अपरिमित तथा परिमित समुच्चय के रूप में वर्गीकृत कीजिए। जो कक्षा 11 के बालकों या बालिकाओं का समुच्चय आपने बनाया है उसको आपने परिमित या अपरिमित समुच्चय के रूप में वर्गीकृत करके लिखना है। इसके पश्चात है हमारे पास तीसरा प्रश्न, यूनानी प्रतीक और रिक्त समुच्चय के उदाहरण लिखने हैं। यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का हमने उपयोग किया था और रिक्त समुच्चय को भी हमने पढ़ा था, उसका एक एक उदाहरण आपने लिखना है। आज के इस सत्र में इतना ही, मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद।